स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि सीधी रेखा पद्धति और क्रमागत ह्रास पद्धति में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सारणी में अंतर का आधार नज़र आ रहा है और उस अंतर के आधार पर हम सीधी रेखा पद्धति और क्रमागत ह्रास पद्धति में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम फर्स्ट पॉइंट है, ह्रास लगाने का आधार क्या है। सीधी रेखा पद्धति में मूल लागत पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जबकि क्रमागत ह्रास पद्धति में जो पुस्तक मूल्य होता है, कहने का तात्पर्य है मूल लागत में से घटा हुआ आज की तिथि तक का जो डेप्रिसिएशन होता है उसे घटाने के बाद जो पुस्तक मूल्य प्राप्त होता है उस पर चार्ज किया जाता है। दूसरा है वार्षिक ह्रास। यहाँ पर सीधी रेखा पद्धति में प्रतिवर्ष स्थिर राशि से एक समान राशि से ही ह्रास लगाया जाता है, जबकि क्रमागत ह्रास पद्धति में यह प्रतिवर्ष लगाया जाता है लेकिन यह घटते हुए क्रम में होता है। तीसरा है ह्रास एवं मरम्मत की पूरी लाभ हानि खाते पर भार का होना। सीधी रेखा पद्धति में प्रतिवर्ष ह्रास असमान और अंतिम वर्षों में बढ़ा हुआ होता है, जबकि क्रमागत ह्रास पद्धति में यह प्रतिवर्ष लगभग समान राशि के रूप में लगाया जाता है। नेक्स्ट है आयकर कानून द्वारा मान्यता। इस विधि के डेप्रिसिएशन को आयकर कानून मान्यता नहीं देता है, लेकिन क्रमागत ह्रास पद्धति के डेप्रिसिएशन को आयकर कानून मान्यता प्रदान करता है। लास्ट है उपयुक्तता। स्थायी विधि में उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त होती है जिसमें मरम्मत का खर्च कम होता है तथा अप्रचलन की संभावनाएं भी कम होती है, या हम कह सकते हैं जिसका अवशिष्ट मूल्य उसकी अवधि पर ही निर्भर करता है। तो इन संपत्तियों के लिए हमें स्थायी विधि को उपयोग में लेना चाहिए, जबकि क्रमागत ह्रास पद्धति उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त मानी गई है जिसमें तकनीकी परिवर्तनों का प्रभाव बहुत अधिक होता है और समय व्यतीत के साथ साथ उस पर व्यय भी बढ़ता चला जाता है। तो इन आधारों पर हमें समझ में आया कि मूल्यह्रास के दोनों विधियों में क्या अंतर होता है। अब हम बात करेंगे ह्रास के अभिलेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है। मुख्य रूप से स्थायी संपत्तियों पर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है उसकी दो विधियां होती है। पहली विधि है संपत्तियों के खाते पर ह्रास लगाना और दूसरा है उस ह्रास पर प्रोविजंस का निर्माण करना। सर्वप्रथम बात करते हैं कि संपत्ति खाते पर ह्रास किस प्रकार लगाया जाता है। इस व्यवस्था में ह्रास को संपत्तियों की मूल लागत में से घटाया जाता है और लाभ हानि खाते पर उस पर प्रभार लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य है परिसंपत्ति खाते के जमा पक्ष में दिखाएंगे और P&L अकाउंट के नाम पक्ष में इसे दर्शाया जाएगा। इस हेतु हमें निम्न प्रविष्टियाँ करनी होगी। पहली प्रविष्टि होगी किसी भी संपत्ति को क्रय करने पर, तो जिस समय क्रय किया जाता है उसके क्रय वर्ष में हम प्रविष्टि करेंगे और वह प्रविष्टि होगी हमारे लिए असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। इसमें असेट्स की स्थापना, भाड़ा, व्यय आदि संपत्तियों को जोड़कर ये राशि लगाई जाती है तथा बैंक और कैश में हम उस राशि को लिखेंगे जो नगद या उधार क्रय की जाती है। दो प्रविष्टियां हमें साल के अंत में अब करनी है। वह प्रविष्टियां होगी, पहली होगी 31 मार्च। हम ये पहली प्रविष्टि करेंगे कि संपत्ति पर हमें ह्रास की राशि घटानी होगी, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट और जिस राशि का ह्रास लगाया गया है वह ह्रास राशि का मूल्य लिखना होगा। दूसरी होगी इसी 31 मार्च को हम एक और प्रविष्टि करेंगे, वह होगी ह्रास की राशि को लाभ हानि खाते पर प्रभार के रूप में दर्शाने के लिए। तो हम लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और यहाँ पे जो राशि हमने डेप्रिसिएशन की चार्ज की थी वह राशि ही हमें यहाँ पे लिखनी है। इस प्रकार इन तीन प्रविष्टियों के माध्यम से प्रतिवर्ष हमें ह्रास लगाना है। जब संपत्ति खरीदते हैं उस समय केवल एक प्रविष्टि होगी पहले वाली, बाकी की दोनों प्रविष्टियाँ यहाँ की ये दोनों प्रविष्टियाँ हमें प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करनी है। पहले चार्ज करेंगे
और फिर उसे ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा प्रकार है हास पर प्रावधान खाता बनाने पर। इस विधि में संपत्तियों पर लगाई गई हास की राशि एक अलग खाते में संचित की जाती है, स्टोर की जाती है, जिसे हास पर प्रावधान करना कहा जाता है। हास की राशि के इस प्रकार से संचयन के कारण संपत्ति खाता किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होता है और हम इसके उपयोगी जीवन काल के हर आने वाले वर्षों में उसे लागत मूल्य पर ही दर्शाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रविष्टियाँ की जाएगी उन्हें भी देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं किसी भी संपत्ति को खरीदने पर, तो जैसे प्रविष्टि पहले बताई थी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या विक्रेता के नाम से, यानी नगद और उधार के नाम से जो हम प्रविष्टि करते हैं उसके अनुसार वह प्रविष्टि की जाएगी। और अब प्रोविज़न के लिए क्या प्रविष्टि होगी उसे भी देखते हैं। तो इसमें भी प्रत्येक वर्ष के अंत में हमें 2 प्रविष्टियाँ करनी होगी। पहली प्रविष्टि होगी हमारे लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की राशि है चार्ज की गई है उसे दर्शाया जाएगा और उसके बाद दूसरी प्रविष्टि होगी, इस प्रोविज़न के प्रभार को हम लाभ हानि खाते में एडजस्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशंस अकाउंट और जो मूल्य की राशि यहाँ लिखी है उसे ही यहाँ पे भी लिखा जाएगा। अब हम वर्ष के अंत में हास के प्रावधान के लेखांकन के लिए इन उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों के अलावा इनकी एक वैकल्पिक प्रविष्टि भी कर सकते हैं। वह प्रविष्टि होगी हमारे लिए P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और वही राशि लिखी जाएगी जो हमने 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर लिखी थी। तो उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों की जगह हम केवल एक प्रविष्टि के द्वारा भी इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो उपरोक्त दोनों प्रविष्टियां करो साल के अंत में, या केवल ये एक प्रविष्टि के द्वारा भी ये कार्य किया जा सकता है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।